नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा नारायण एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी नदियां किस किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, अर्थात हमने मध्य प्रदेश की नदियां उसकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आगे हम इन्हीं अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए, जैसे पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम नदियों का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी तो नदियों में हम नर्मदा नदी पढ़ रहे हैं, उनमें हमने जलप्रपात पढ़े, जलप्रपात के बाद उसकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ी। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरदार सरोवर बांध जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, कौन सा? सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाए गए बांधों में सबसे बड़ा बांध माना जाता है और जल ग्रहण क्षमता के अनुसार ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाए गए बांधों में सबसे बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाए गए बांधों में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो आएगा इंदिरा सागर बांध। जबकि नर्मदा नदी के ऊपर बनाए गए बांधों में सबसे बड़ा बांध आएगा तो सरदार सरोवर, और सबसे बड़ा बांध मध्य प्रदेश में आएगा तो इंदिरा सागर या पुराना डैम के नाम से आता है। इसकी बात की जाए तो सरदार सरोवर बांध की जो नींव है वो कब रखी गई थी? तो सरदार सरोवर बांध की जो नींव है वो रखी गई थी 4 अप्रैल सन 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के। इस बांध की बात की जाए तो यह बांध नौगांव में बनाया गया। नौगांव एक ही गांव है, नौगांव अलग अलग गांव नहीं है, नौगांव एक ही गांव का नाम है। नौगांव ये भरूच है, भरूच गुजरात में, गुजरात, ठीक है। गुजरात क्या है? राज्य है, भरूच जिला है, और नौगांव इसका एक एरिया है जहां पर ये बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। आगे बात करते हैं तो 56 साल तक इसमें विवाद चला। 56 वर्षों के बड़े अंतराल के बाद 56 वर्षों के बाद सन 17 उद्घाटन की बात करते हैं। उद्घाटन 17 सितंबर सन 2017 को वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सरदार सरोवर बांध का। तो सरदार सरोवर बांध की बात की जाए तो नींव रखी 4 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वही इसके उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन 17 सितंबर सन 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्लियर है? आगे बात करते हैं ऊंचाई के बारे में। तो ऊंचाई के बारे में अगर बात करते हैं बच्चों, तो ऊंचाई जो है इसकी, पहले जो ऊंचाई थी 121 मीटर थी। पहले ऊंचाई कितनी थी? 121 मीटर थी। लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में जो सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है 138.68 मीटर है। 138.68 मीटर जो है इस बांध की ऊंचाई है, 138.68 मीटर। आगे बात की जाए तो दरवाजे मतलब गेट, दरवाजे तो कितने हैं? 30 गेट हैं। इसमें कितने हैं दरवाजे, अर्थात जो गेट है सरदार सरोवर बांध में वो कितने गेट हैं? तो 30 गेट। कितने गेट हैं? 30 गेट हैं। आगे बात की जाए लंबाई की, तो लंबाई कितनी है बच्चों इसकी? तो सरदार सरोवर बांध की जो लंबाई है वो है 1210 मीटर, लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। कौन सा? 1.25 किलोमीटर लंबा ये बांध है, सरदार सरोवर बांध। क्लियर है? सरदार सरोवर बांध के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो आगे बात करते हैं इस वीडियो में। तो ये तो सरदार सरोवर बांध के बारे में बात हो गई है। अब कुल इसकी विद्युत क्षमताएं मैंने आपको बताया था कि सरदार सरोवर बांध या किन्हीं अन्य बांधों के बारे में अगर बात की जाए तो बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है कि ऐसी परियोजनाएं, अर्थात ऐसा जल जो नदियों के द्वारा लाया गया उसे कहीं ना कहीं बांध बनाकर उस जल को रोकना और मानव जीवन के लिए उसे उपयोग में लाना। तो मानव जीवन के लिए उपयोग में लाने के लिए उन्हें बांध बनाकर पानी रोकना, जैसे विद्युत बनाना, ठीक है, विद्युत का निर्माण करना, या फसलों के लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाना, या फिर पीने के लिए पानी को उपलब्ध करवाना। तो ये सभी जो कार्य होते हैं बांधों के द्वारा किए जाते हैं। आगे बात करते हैं जल विद्युत की क्षमता की। तो जल विद्युत क्षमता,
तो जल विद्युत क्षमता के बारे में बात करते हैं तो 6000 मेगावाट इसकी क्षमताएं हैं। इतने कर सकता है, वर्तमान में नहीं करता भैया ये, तो वर्तमान में नहीं करता, लेकिन इतनी क्षमता है कि 6000 मेगावाट जो जल विद्युत क्षमता होगी, इसमें से कितना कितना परसेंट किस किस को दिया जाएगा, तो 57% बच्चों इसका हिस्सा मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। उसके बाद 27% जो हिस्सा है वो दिया जाएगा महाराष्ट्र को, एमएच महाराष्ट्र को दिया जाएगा, तथा 16% जो हिस्सा है वो गुजरात को दिया जाएगा। राजस्थान को केवल पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान को क्या करवाया जाएगा, सिर्फ पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी जो 6000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता होगी इसमें, उसमें से 57 मध्य प्रदेश को दिया जाएगा, 27% महाराष्ट्र को और 16% गुजरात को। आगे बात करते हैं, राजस्थान को केवल पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन आता है, सरदार सरोवर बांध किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बच्चों ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसे नाम दिया गया है सरदार सरोवर बांध। जिसे नाम क्या दिया गया है, सरदार सरोवर बांध। तो ये क्या हो गया सरदार सरोवर बांध के बारे में। आगे बात करते हैं, सरदार सरोवर बांध जो है भारत के सबसे विवादित बांधों में से एक माना जाता है। सरदार सरोवर बांध के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके विवाद के लिए, इसके विवाद के निपटारे के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, तो इसके जो है इसके लिए खोसला कमेटी व सैफुद्दीन सोच कमेटी व सैफुद्दीन सोच, ठीक है। खोसला कमेटी और सैफुद्दीन सोच कमेटी बनाई गई है विवाद के लिए। किसके लिए, विवाद के लिए, निपटारे के लिए खोसला कमेटी और सैफुद्दीन सोच कमेटी बनाई गई। वही बांध के विस्थापितों की समस्या के विस्थापितों की समस्या के लिए सुंगलू कमेटी, कौन सी बनाई गई थी, सुंगलू कमेटी। तो विस्थापितों की समस्या के लिए सुंगलू कमेटी बनाई गई थी। विस्थापितों की समस्या के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, सुंगलू कमेटी बनाई गई थी। तो क्लियर है। तो विस्थापित समस्या मतलब मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि नर्मदा नदी के ऊपर 29 बड़े बांध, 235 मध्यम बांध और 3000 छोटे बांध जो बनाए जाने की योजना है सन 2025 तक रखी गई है। कब तक रखी गई है, 2025 तक रखी गई है। और वो बांध कहाँ पर बनाना है, उसके कहाँ पर उसको उनको विस्थापित करना है, इसकी जो योजना है इसको कौन बनाएगा, सुंगलू कमेटी बनाएगी। तो ये किसके बारे में हो गया बच्चों, सरदार सरोवर बांध के बारे में। किसके बारे में हो गया, सरदार सरोवर बांध के बारे में। क्लियर है। अब आगे अगली नदी के बारे में वर्णन करते हैं। ये कौन सी नदी हो गई है, ये नर्मदा नदी कंप्लीट होती है। इसकी बहुउद्देशीय परियोजना है एवं इसके क्या जलप्रपात कंप्लीट होते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं इसमें, तो आगे कौन कौन सी परियोजना है अर्थात मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये देखना इसमें। तो हम अभी पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां। दूसरी नदी के नाम से जाना जाता है, जानापाप से निकलती है, जानापाप पहाड़ी। और जानापाप पहाड़ी कहां पर है, महू में, महू इंदौर, ठीक है। जानापाप पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है कौन सी नदी, तो कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो यह नदी कौन सी है, चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी। इटावा यूपी किसमें मिल जाती है, यमुना में, ठीक है। इटावा उत्तर प्रदेश में, यमुना में। तो जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है, कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो चंबल के बारे में। चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। तो मध्य प्रदेश की जो पहली बड़ी नदी है वो कौन सी है, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की पहली बड़ी नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी।
तो नर्मदा जो चंबल नदी है वो जानपाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। पर्वत की बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत से, पर्वत की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। तो जानपाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। कुल लंबाई की बात की जाए तो 965 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी है 965 किलोमीटर कुल लंबाई है नर्मदा नदी की। बच्चों कितनी लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी जानपाव पहाड़ी महू से निकलती है, मध्य प्रदेश के मंदसौर के पास से राजस्थान में प्रवेश करती है। श्योपुर के पास से पुनः मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा के यहाँ उत्तर प्रदेश इटावा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। आगे बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। देखना इधर चंबल, तो चंबल नदी के जो पौराणिक नाम है, पौराणिक नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता आपका चरमावती, चरमावती व धर्मावती, ठीक है। चरमावती और धर्मावती दो इसके पौराणिक नाम है। किस नदी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, चंबल नदी के बारे में बात कर रहा हूं। इसके जो पौराणिक नाम है वो चरमावती और धर्मावती दो पौराणिक नाम है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियों में आती है पार्वती, ठीक है, पार्वती, काली सिंध, पार्वती आती है, काली सिंध आती है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी आती है, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, क्षिप्रा, बनास और कूनू, और कौन सी कूनू, कूनू, बनास, क्षिप्रा, पार्वती और काली सिंध प्रमुख इसकी क्या है सहायक नदियां हैं। प्रमुख क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। ये हो गई इसकी सहायक नदियां। अब चंबल नदी के ऊपर बनाए गए प्रमुख बांध, तो ये सहायक नदियां हो गई पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, बनास और कूनू। चरमावती और धर्मावती इसके क्या है पौराणिक नाम है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि चंबल नदी का पौराणिक नाम या वेदों में चंबल नदी को किस नाम से पुकारा गया है। तो चंबल नदी को बच्चों चरमावती और धर्मावती के नाम से पुकारा गया है। ये SI 2017 में क्वेश्चन आया था, आप देखना कि चरमावती किस नदी का उपनाम है या किस नदी का पौराणिक नाम है। ये आप SI 2017 का सोल्ड पेपर देखना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमेशा मैं आपको बताता हूं कि हर हमेशा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में बनते हैं। तो हमारा जो ये अभी बैच चल रहा है वो आपको पता ही है कौन सा चल रहा है, टारगेट, ठीक है। तो टारगेट 60 के नाम से इस बैच को हमने बनाया है, जो हम 60 दिनों में मध्य प्रदेश का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अर्थात मध्य प्रदेश के जो पुलिस का जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए हम 60 दिनों में कंप्लीट बैच स्टार्ट, जो सोमवार से हो गया है, 3 दिन उस बैच को चलते चलते हो गए हैं। तो इस 60 दिन का जो है हमने बैच बनाया है और हम 60 दिन में इस बैच को कंप्लीट करेंगे। तो हम नदियों पे आ जाते हैं वापस। तो चंबल नदी के बारे में बात कर रहे हैं। चंबल नदी के ऊपर बनाए गए प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो चंबल नदी के ऊपर प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पर महू इंदौर के पास में ही 2 जलप्रपात बनाती है। एक तो पाताल पानी, ठीक है, पाताल पानी बनाती है। दूसरा बनाती है झाड़ी, दूसरा बनाती है झाड़ीदहा या झाड़ीगढ़। तो झाड़ीदहा या झाड़ीगढ़ जो जलप्रपात है एवं पाताल पानी जलप्रपात है ये इंदौर में स्थित है। ये कहां पर है इंदौर में स्थित है। दोनों जलप्रपात किस जिले में है इंदौर जिले में स्थित है। दूसरा आता है यहाँ पर चूलिया जलप्रपात। दूसरा क्या आता है चूलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात है ये वेसोरगढ़ ये पड़ता है कोटा में। और कोटा कहाँ पर पड़ता है आपको पता है राजस्थान में, ठीक है। कोटा कहाँ पर पड़ता है राजस्थान में, तो कोटा है राजस्थान में। तो चूलिया जो जलप्रपात है वो वेसोरगढ़ में है और वेसोरगढ़ कहाँ पर है कोटा राजस्थान में। कहाँ पर है कोटा राजस्थान में। तो चंबल नदी के ऊपर बनाए गए प्रमुख जलप्रपात में पाताल पानी इंपोर्टेंट आता है इंदौर में है, झाड़ीदहा या झाड़ीगढ़ ये भी इंदौर में है और चूलिया जलप्रपात ये राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ पर है ये राजस्थान में स्थित है। क्लियर है। तो ये हो गया। आगे चंबल नदी के बारे में मैंने आपको जब परियोजनाएं बता रहा था पहली वीडियो में, आप देखना उस वीडियो में मैंने आपको ये बता रहा था कि जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना का जो नाम है वो है कौन सी चंबल नदी घाटी परियोजना। और चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला जो बांध बनाया गया था वो कहाँ पर
वो बनाया गया था कहाँ पर, भानपुरा, मंदसौर के भानपुरा में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चंबल नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है और इसकी शुरुआत सन 1953-54 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1953-54 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी चंबल नदी घाटी परियोजना, और इस परियोजना की शुरुआत सन 1953-54 में की गई थी, जिसके तहत मंदसौर जिले की भानपुरा, यहाँ पर मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले की भानपुरा में, यहाँ पुणे में ही बनाया गया है। ये राजस्थान की सीमा टच कर देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। गांधी सागर जो बांध है मंदसौर जिले की भानपुरा में बनाया गया। कहां पर है गांधी सागर बांध? भानपुरा। और भानपुरा कहां पर है? मंदसौर में। मंदसौर जिले के भानपुरा में गांधी सागर बांध बनाया गया है। और ये इस बांध की बात की जाए तो इस बांध की जो शुरुआत हुई थी 1953-54 में शुरुआत हुई थी और इस साल 1960-61 में ये बनकर तैयार हो गया। 1960-61 में ये बनकर तैयार हो गया। इसकी जल विद्युत क्षमता की बात करें, जल विद्युत क्षमता की बात की जाए तो जल विद्युत क्षमता है बच्चों इसकी कितनी? 115 मेगावाट। 115 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है गांधी सागर बांध की। गांधी सागर बांध मंदसौर के भानपुरा में बनाया गया है। 115 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है और ये चंबल नदी घाटी के अंतर्गत आने वाली मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं तो दूसरा आता है राजस्थान में राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध की बात की जाए तो राणा प्रताप सागर बांध जो है चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और ये कितने मेगावाट जल विद्युत करता है? तो 172 मेगावाट जल विद्युत की बात की जाए तो जल विद्युत कितनी करता है बच्चों? 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करता है। तो जल विद्युत का उत्पादन कितना करता है? 172 मेगावाट। तीसरी बात करते हैं कोटा बैराज की। कोटा बैराज या जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर, ठीक है। कोटा बैराज या जवाहर सागर बांध जो है कोटा राजस्थान में, ये कहां पर है? कोटा राजस्थान में है। और ये 99 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करता है। कितना करता है बच्चों? 99 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करता है। कौन सा? कोटा बैराज या जवाहर सागर बांध, ठीक है। तो ये क्या है? ये मैंने बताया चंबल नदी के बारे में। तो ये पूरा किसके बारे में हो गया? ये आपको चंबल नदी की परियोजनाएं हो गई उसकी, और चंबल नदी के ऊपर बनाए गए प्रमुख जलप्रपात हो गए। क्लियर है? आगे बात करते हैं बच्चों इसमें। तो अगली जो नदी है वो आएगी अपनी कौन सी? तो वो है अपनी सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी के बारे में। तो देखना बच्चों, सोन नदी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो कैसे? तो देखिएगा, आपको पता है सोन नदी निकलती कहां से है? कमेंट में बताइए जल्दी, सोन नदी निकलती कहां से है? तो सोन नदी कहां से निकलती है आपको पता ही होगा। तो जो सोन नदी है वो कहां से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर में। तो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है सोन नदी, ऐसे ऐसे बहती है, ठीक है। वो इधर बहते बहते किस नदी में जाकर मिल जाती है? इस नदी का नाम है गंगा। क्या है? गंगा। और कहां पर मिलती है? दीनापुर, पटना। और पटना किस राज्य में है? बिहार में। कहां पर बच्चों? बिहार में है ये, ठीक है। तो दीनापुर, पटना, बिहार में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा हूं मैं? तो सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी के बारे में बात कर रहा हूं। कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा हूं? सोन नदी के बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर है? आगे बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी के जो फैक्ट हैं मैं आपको इधर बता रहा हूं। सोन, तो सोन नदी जो है इसके जो पौराणिक नाम है, पौराणिक, ठीक है। सोन नदी के जो पौराणिक नाम है वो कौन कौन से हैं? तो आप देखिए इधर सोन नदी के पौराणिक नाम। तो स्वर्ण नदी के जो पौराणिक नाम है वो स्वर्ण नदी, हिरण्यबाहु और सोनभद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सोनभद्र, स्वर्ण नदी और हिरण्यबाहु इसके पौराणिक नाम आते हैं। किस नदी के?
तो सोन नदी के ये पौराणिक नाम है। आगे बात की जाए सोन नदी के बारे में, तो सोन नदी की सहायक नदियां क्या है, सहायक नदियां। तो सोन नदी की सहायक नदियां हैं जोहिला, रिहंद और गोपत। जोहिला, रिहंद और गोपत प्रमुख सोन नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। प्रमुख क्या है इसकी, सहायक नदियां हैं। सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और कितना निकलती है ये 780 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है इसका, 780 किलोमीटर। तो सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, 780 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के दीनापुर में, पटना में किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो ये मिल जाती है गंगा नदी में। दक्षिण की ओर से बहने वाली, दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि गंगा की ऐसी सहायक नदी का नाम बताइए जो दक्षिण की ओर से बहते हुए आती है। तो कौन सी नदी है, सोन नदी। मैंने बच्चों अभी आपको इधर बताया इसके पौराणिक नाम के बारे में। तो स्वर्ण नदी, हिरण्यबाहु और सोनभद्र इसके पौराणिक नाम हैं, जबकि इसकी सहायक नदियां हैं जोहिला, रिहंद और गोपत प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं इस नदी के बारे में। तो इस नदी के बारे में यहाँ पर शहडोल और शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका कि बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, बाण सागर जो परियोजना है, बाण सागर परियोजना वो सोन नदी पर शहडोल के देवलोन, ठीक है, शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर बनाई गई है। शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर बाण सागर परियोजना बनाई गई है। और बाण सागर जो परियोजना है किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आप देखिए बच्चों इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है और बिहार की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना का जो नाम है वो कौन सी है, बाण सागर जल विद्युत परियोजना। वही चंबल नदी घाटी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है। तो ये सोन नदी के बारे में हो गया। क्लियर है, किसके बारे में हो गया, ये सोन नदी के बारे में डिस्कस हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये सोन नदी के बारे में था। आगे देख लेते हैं। आगे बात करते हैं ताप्ती नदी की। आगे किसकी बात करते हैं, ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। तो ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। तो ताप्ती नदी आपको पता है मुल्ताई बैतूल से निकलती है, यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, मुल्ताई बैतूल से। कहाँ से निकलती है, मुल्ताई। और मुल्ताई कहाँ पर है, बैतूल में। मुल्ताई बैतूल से निकलती है, मुल्ताई बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी। मुल्ताई बैतूल से निकलती है कौन सी, ताप्ती नदी जो है मुल्ताई बैतूल से निकलती है। ताप्ती, ताप्ती भी आ जाता है और तापी नदी के नाम से भी आ जाता है। ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से निकलती है और 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर कुल लंबाई है। और एस्चुरी बनाते हुए किसमें गिर जाती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में। एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में, गुजरात में, किसमें, गुजरात में। खंबात की खाड़ी में गुजरात में किसमें गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी, ताप्ती नदी के बारे में बात कर रहा हूं। ताप्ती नदी के बारे में डिस्कस किया जाए, ताप्ती, तो ताप्ती नदी को पुराणों में क्या नाम दिया गया है, पौराणिक नाम। तो पौराणिक नाम दिया गया है इसे सूर्यपुत्री। क्या नाम दिया गया है, सूर्यपुत्री। तो पौराणिक नाम है ताप्ती नदी का, सूर्यपुत्री के नाम से इसे जाना जाता है। पौराणिक नाम क्या हो गया इसका, सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है ताप्ती नदी को। आगे बात करते हैं इसके ताप्ती नदी के बारे में। तो सहायक नदियां, ताप्ती की जो सहायक नदियां हैं वो है बोरी, बाथुड़, शिवा और पूर्णा। बोरी, बाथुड़, शिवा और पूर्णा प्रमुख इसकी सहायक नदियां है ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी पर कोई जलप्रपात नहीं है, ना सोन नदी पर कोई जलप्रपात है। ताप्ती नदी के बारे में ये जरूर आता है कि काकरापारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है बच्चों, काकरापारा, काकरापारा, काकरापारा जल विद्युत केंद्र। और दूसरा आता है उकाई, उकाई डैम
परियोजना, ठीक है। काकरापारा जल विद्युत केंद्र और उकाई डैम परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं जो है वो है कहाँ पर, उकाई डैम और दोनों परियोजना का किस राज्य में है, तो ये दोनों है गुजरात राज्य में। दोनों कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। तो उकाई डैम और काकरापारा जो जल विद्युत परियोजना है वो गुजरात में है और दोनों परियोजनाएं किसके लिए, जल विद्युत केंद्र के लिए जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि उकाई डैम या काकरापारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है। और ताप्ती नदी पर किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन आता है किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो काकरापारा और उकाई डैम जो दोनों परियोजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है कौन सी, उकाई डैम और काकरापारा जल विद्युत परियोजना। 5वीं नदी के बारे में बात कर लेता हूं मैं यहीं पे आपसे। तो 5वीं जो नदी है उसका नाम कौन सी है, बेतवा नदी। कौन सी है, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी के बारे में बात कर लेते हैं अपन। कौन सी है, बेतवा। कौन सी नदी है ये, बेतवा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेतवा नदी के बारे में अगर बात करते हैं तो बेतवा नदी जो निकलती है वो निकलती है कुमरा गांव। कुमरा गांव। और कुमरा गांव पड़ता है किस जिले में, रायसेन में। कुमरा गांव पड़ता है रायसेन जिले में। तो कुमरा गांव रायसेन से कौन सी नदी निकलती है, बेतवा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है बच्चों, बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और 480 किलोमीटर कवर करते, कितने, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, बेतवा नदी। बेतवा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेतवा, तो बेतवा नदी जो है 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, बेतवा नदी की। पौराणिक नाम की बात करते हैं, पौराणिक, तो पौराणिक जो नाम है इसका बेत्रवती के नाम से जाना जाता है। बेत्रवती, बेत्रवती के नाम से इसे जाना जाता है। किस नदी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो बेतवा नदी को बेत्रवती के नाम से जाना जाता है। बेत्रवती इसका क्या है, इसके पौराणिक नाम है। बेत्रवती इसके पौराणिक नाम है। आगे बात करते हैं, कोई परियोजनाएं जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है। ललितपुर में जो है माता टीला बांध और कौन सी, राजघाट बांध। तो राजघाट बांध, राजघाट जो बांध है, राजघाट बांध जो कहां पर है, ये ललितपुर में है। राजघाट बांध कहां पर है, ललितपुर। और ललितपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। राजघाट जो बांध है वो ललितपुर उत्तर प्रदेश में। ये जो रेड कलर से लिख रहा हूं पूरे बेतवा के बारे में ही है। क्लियर है, जो रेड कलर से लिख रहा हूं मैं वो बेतवा के बारे में ही है। तो राजघाट बांध जो कहां पर है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। दूसरा है माता टीला, माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई, या रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वह है झांसी ललितपुर की सीमा पर। कहां पर है, झांसी ललितपुर, ठीक है, झांसी ललितपुर की सीमा पर स्थित है। कौन सा, माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये दोनों बांध बेतवा नदी पर है। अब क्वेश्चन आपका क्या आता है कि राजघाट बांध किस नदी पर और किस जिले में बनाया गया है, तो बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में बनाया गया है। बेतवा नदी की जो इन परियोजनाओं की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, राजघाट और माता टीला बांध। राजघाट और माता टीला जो बांध परियोजना है वो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बच्चों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। किस किस की है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है कौन सी, माता टीला और राजघाट जल विद्युत परियोजना। ये सभी जो परियोजना है मैंने अभी आपको बताया है बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। पौराणिक नाम की बात करें तो बेत्रवती इसका पौराणिक नाम है। सहायक नदियों की बात और कर लेते हैं इसमें। तो बेतवा की जो सहायक नदियां, बेतवा की सहायक नदियां जो है वो है बीना हो गई है, दसान, ठीक है, बीना है, एक दसान हो गई है, और एक नदी और है इसकी, कौन सी है वो, हलाली।
बेतवा की बीना, दसान और हलाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। बेतवा, दसान और हलाली। तो आज हमने जो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी नदियां हैं, एक चैप्टर और पढ़ाया जाएगा। 3 चैप्टर में हम नदियों का क्या है पोस्टमार्टम कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे नदियों को, ठीक है, कि कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से बहती है। मैंने आपको बताया है ये 5 नदियां हमें किलोमीटर से और इसे याद करनी है। बाकी की जो नदियां हैं, जो परियोजना है, वो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करवा दूंगा। वो उसकी जो है नेक्स्ट वीडियो उसमें आएगा आपका। तो ये जो है 5 नदियां जो मैंने आपका जो पिछली वीडियो में नर्मदा नदी के बारे में बताया था, और आज इन 4 नदियों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं नदियों के बारे में। तो नदियां जो है ये कंप्लीट होती है अपनी इस वीडियो में। जो है आधी नदियां, लगभग 5 नदियां हैं जो आधे के बराबर काम करती है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इन्हीं नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम जो अगली वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो नदियों का क्या है कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स की नदियां जो है 3 वीडियो में अपनी कंप्लीट होती है। वैसे अगर लंबी वीडियो बनाया जाए 1.5 से 2 घंटे की, तब तो कितनी वीडियो में काम हो जाता है, 2 वीडियो में काम हो जाता है। लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक से पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से निकलती है, आपको मैप के जरिए बता दिया गया है। तो ये नदियां हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो भी नदियों से रिलेटेड ही होगा, अर्थात जिसमें नदियां कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित होती है और कहाँ इसका मुहाना होता है। तो ये प्रमुख जो इनसे आते हैं। क्लियर है? तो इस जो है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नारायण एकेडमी चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।